बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट 19 कंप्लीट करने के बाद आज हम इसके डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। इसमें आपसे ये पूछा गया, व्हाई डज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम consists of many lines even though a hydrogen atom has only a single electron। आप में से कौन है जो ये नहीं जानता कि हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम इज द ओनली एटम विच हैज वन इलेक्ट्रॉन। अब आपसे ये कहा गया कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एक है तो फिर इसका जब स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया तो इसके स्पेक्ट्रम में हमें जो डिफरेंट एनर्जी लाइंस या डिफरेंट वेवलेंथ्स मिली उसकी क्या रीज़न है। इलेक्ट्रॉन एक बट डिफरेंट आपको वेवलेंथ्स मिलना, इसकी क्या रीज़न हो सकती है। एक तो इसकी ये रीज़न है कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है आप जानते हैं कि वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी ये एनर्जी एक बिगर एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम डिफरेंट फोटॉन्स को हाइड्रोजन एटम पर फॉल करें और वो फोटॉन ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे और हायर एनर्जी लेवल्स तक शिफ्ट करे। जब हमारे पास एक बड़ी रेंज है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने की, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी एक बड़ी रेंज है एनर्जी एब्जॉर्ब करने की और एक्साइटेड स्टेट तक जाने की। अब इस एक बिगर रेंज की वजह से इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और हम सपोज कर लेते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट से सिंगल इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जंप कर गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल तक मूव कर गया। अब जब ये फोर्थ एनर्जी लेवल से डी एक्साइट करेगा तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये डायरेक्टली फोर्थ वाले लेवल से ग्राउंड स्टेट पर वापस आए। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही होती हैं कि जब ये फोर्थ एनर्जी लेवल से डी एक्साइट होगा तो फोर्थ से पहले 3 में आएगा और 4 और 3 के डिफरेंस को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा। फिर ये 3 से 2 में आएगा और 3 और 2 के डिफरेंस को एमिट करेगा। फिर ये 2 से 1 में आएगा और डिफरेंस को एमिट करेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है लेकिन जब आपने उसे फोटोन या एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया और जब वो डी एक्साइट हुआ तो उसने सेवरल स्टेप्स के थ्रू डी एक्साइटेशन की और इन जो सेवरल डी एक्साइटेशंस हैं या मल्टीपल डी एक्साइटेशंस हैं इनमें उसने डिफरेंट वेवलेंथ्स को एमिट किया। जब वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को एमिट करेगा तो ऑब्वियसली फिर हमें मल्टीपल वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में मिलेंगी, जिसकी वजह से ये कहा गया कि वाई स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ मैनी लाइंस इवन दो अ हाइड्रोजन एटम हैज ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो आपको आई एम श्योर कि अब समझ आ गया होगा कि एक तो ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ज़्यादा एनर्जी है, जिसकी वजह से हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम इसके पास एक बड़ी रेंज के अंदर फोटोन फॉल कर सकते हैं। जब फोटोन फॉल हुए, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइटेड स्टेट में गया और जब वो डी एक्साइट हुआ तो डायरेक्टली डी एक्साइट नहीं हुआ बल्कि मल्टीपल स्टेप्स में उसने डी एक्साइटेशंस की और डिफरेंट स्टेप्स में उसने डिफरेंट वेवलेंथ्स को एमिट किया। सो डियर स्टूडेंट, जब आप आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू हाइड्रोजन एटम इट कैन बी एक्साइटेड and its single electron will jump from its ground state to different higher energy levels। यानी ग्राउंड स्टेट से वो फोर्थ स्टेट में भी जा सकता है, ग्राउंड स्टेट से वो फिफ्थ एनर्जी लेवल तक भी जा सकता है, सेकेंड एनर्जी लेवल तक भी जा सकता है, यानी वो मल्टीपल जो डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल्स हैं वहां तक एक्साइट हो गया। When this hydrogen atom de-excite तो क्या होगा, from higher level to the ground state by several jumps several spectral lines of different wavelengths are emitted, so spectrum contain many lines। so dear student, ये रीजन है जिसकी वजह से आपको हाइड्रोजन एटम की डी एक्साइटेशन में पूरा एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम नजर आता है। अब देखते हैं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड में उसने कहा, सपोज दैट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ओबेड क्लासिकल मैकेनिक्स रादर क्वांटम मैकेनिक्स। वो कह रहा है कि आप सपोज कर लें कि इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता है, क्वांटम को फॉलो नहीं करता। अगर ऐसा हो गया फिर क्या है, व्हाई शुड सच अ हाइपोथेटिकल एटम
emit continuous spectrum instead of line spectrum. तो फिर ये जो हमने सपोज किया हाइड्रोजन एटम जो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो कर रहा था, जब इसका स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम की बजाय कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों मिलेगा? इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है डियर स्टूडेंट कि क्वांटम मैकेनिक्स की बजाय जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज़ करेंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी उसकी कम होती जाती है। यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव किया या थ्रो किया तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी विद टाइम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन मोशन पर क्लासिकल मैकेनिक को इम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करता जाएगा या रेडिएट करता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और जब वो रेडिएट करता जाएगा एनर्जी को तो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और फाइनली क्या होगा? एनर्जी कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये आपके पास पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये एक ऑर्बिट था, सपोज करें इसमें यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जब ये इसमें मूव करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और ये फाइनली इस न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा हमने रियल में ऑब्जर्व नहीं किया। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता रेडिएट करता जाएगा अपनी एनर्जी तो क्या होगा? एवरी एक्सेलरेटिंग चार्ज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कर रहा है? मस्ट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इसमें चार्ज आप इमेजिन कर लें कि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा ऑर्बिट में तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस एमिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी रेडिएट करता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जा रहा है, तो क्या हुआ? सो ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड is continuous and electron will fall into the nucleus, जो कि एक रियल बात नहीं है, क्योंकि हमने एटम्स में ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर फॉल कर जाए। हम इसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन नहीं करते, बल्कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हैं। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या ऑब्जर्व करते हैं एटम में कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट्स में मूव करता है तो उसकी एनर्जी किस तरह रेडिएट होती है और किस तरह हम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन एक सिंगल ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट करता जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो कि एक रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। अब अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ऑब्जर्व करें तो क्वांटम मैकेनिक्स का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी और थ्रू आउट जब वो उस ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तो उस ऑर्बिट के अंदर उसकी एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को जो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ मूव कर जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। जब इलेक्ट्रॉन उस एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रॉन उन दोनों स्टेट्स के एनर्जी डिफरेंस को इमिट करता है और क्वांटम मैकेनिक्स इसके साथ एग्री करती है। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन ऑफ द अलाउड ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, but emits radiation only when the electron jumps from higher energy state to the lower energy state। वही बात जो मैंने बताई अभी आपको कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में स्पेसिफिक एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता रहता है लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपने पढ़ा वो एक गलत बात थी। अब अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है वो तब करेगा जब वो एक्साइटेड स्टेट से अपनी लोअर एनर्जी स्टेट पर डी एक्साइट करेगा, तो उन दो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस को वो इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और यही चीज़ हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी की जो क्वांटम मैकेनिक्स ने कही।
अब देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की क्या स्टेटमेंट है। अगेन इसमें कहा गया, कैन द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो पूछ रहा है कि अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और आपने उस हाइड्रोजन एटम पर एक्सटर्नली एक फोटोन फॉल किया। पहले केस में उसने कहा कि वो जो फोटोन आप फॉल कर रहे हैं उसकी एनर्जी लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या ये वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन या उस हाइड्रोजन एटम में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा? तो क्या होगा इसको पहले देख लेते हैं। होता यह है डियर स्टूडेंट कि अगर फोटोन की एनर्जी लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सपोज कर लें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई भी एनर्जी आप सपोज कर लें। अब इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली ये एनर्जी क्योंकि लेस देन 13.6 है, जो कि हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी से कम है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई एक्साइटेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा फोटोन। अब क्या होगा कि जब फोटोन से इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेशन एनर्जी लेगा तो वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से जंप कर जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन उस एक्साइटेड स्टेट से दोबारा डी एक्साइट करेगा तो वो उसी पर्टिकुलर फोटोन को दोबारा क्या कर देगा, री एमिट कर देगा और आपको वो फोटोन वापस मिल जाएगा। सो क्या हुआ, क्या वो फोटोन उस एटम ने कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया? नहीं, क्योंकि जो फोटोन दिया उसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ तो वही फोटोन आपको वापस मिल गया। सो इस सिचुएशन में फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन अगर हम इसके पार्ट बी को डिस्कस करें जिसमें है कि अगर फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो क्या होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि जब फोटोन जिसके पास एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, जब ये फोटोन उस हाइड्रोजन एटम पर फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी में से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एटम से रिमूव हो गया, लेकिन कहा गया है ग्रेटर देन 13.6। अगर ग्रेटर देन 13.6 है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आयोनाइजेशन में यानी इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने में यूज हो गई और जो बच जाएगी एनर्जी, उस बची हुई एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी यूज कर लेगा। अब इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी डी एक्साइट नहीं करेगा जिसकी वजह से हमें दिया जाने वाला फोटोन वापस मिल सके। सो जो फोटोन हमने दिया वो अब हमें वापस नहीं मिलेगा। सो अब आप ये कहेंगे कि वो फोटोन जो हमने हाइड्रोजन एटम को दिया वो उसमें कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया है और उस फोटोन का जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोर्शन था वो आयोनाइजेशन में यूज हुआ और वो पोर्शन जो इससे ज्यादा था वो यूज हुआ एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस सिचुएशन में फोटोन हमें वापस मिल जाता है। सो वी कांट से द हाइड्रोजन एटम विल एब्जॉर्ब द फोटोन, और इस सिचुएशन में हमें वापस फोटोन नहीं मिलता। सो हम कहेंगे कि यस दिस इज द सिचुएशन इन विच हाइड्रोजन एटम विल एब्जॉर्ब द फोटोन। सो पार्ट ए का आंसर है व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट falls on the hydrogen atom, then electron in the ground state will absorb the energy and jump to some excited state. But during de-excitation क्या होगा? During de-excitation of electron, same energy photon is re-emitted, so photon is not absorbed क्योंकि वो हमें वापस मिल गया। अब पार्ट बी में क्या हुआ? When a photon of energy greater than 13.6 electron volt falls on the hydrogen atom, then electron in the ground state absorb this photon. अब आई एम श्योर आपको पता ही होगा आगे क्या है। Then 13.6 electron volt energy किस में यूज हो जाएगी? is used to break the electron from the atom, जिसे आप ionization कहते हैं, and remaining energy is used as kinetic energy of released electron. So आप कहेंगे photon is completely absorbed. सो डियर स्टूडेंट ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या स्टेटमेंट्स हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है व्हाई डू सॉलिड्स गिव राइज टू कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड हॉट गैसेस गिव लाइन स्पेक्ट्रम।
क्या रीज़न है कि जब आप सॉलिड्स को ऑब्जर्व करते हैं तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है, जबकि गैसेस में हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेडिएशंस मिलती हैं गैसेस में। इसकी रीज़न ये है कि आपने स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं कि सॉलिड्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब एटम्स और मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोजली प्लेस्ड हैं, तो इनके जो आउटर शेल एनर्जी लेवल्स हैं या आउटर शेल्स हैं, वहाँ पर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स या शेल्स में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज हैं उन पर नेबरिंग एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जीज का इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाता है। सो इन सिचुएशंस में आप ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल्स या ऑर्बिट्स में उनकी कोई स्पेसिफिक एनर्जीज होंगी। ऑब्वियसली जब एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर नेबरिंग एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जीज का इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाएगा तो एनर्जी वैल्यूज चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, सॉलिड्स में क्या होगा, इन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर. The energy of electron in an energy level is influenced by the neighboring atoms electrons. So energies in the energy levels are changed क्योंकि neighboring electrons का जो influence है वो electrons की energies को change कर देगा। अब जब energies change हो गई तो क्या होगा कि जब electrons की कोई excitation हुई और वो de-excite करेगा तो इस transition में obviously एक एटम जो उस सॉलिड में है उसकी इलेक्ट्रॉन की जब डी एक्साइटेशंस होंगी और उसके नेबरिंग में जो एटम मौजूद है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन एंड देन डी एक्साइटेशंस होंगी तो उनकी एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। सो होगा क्या, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑल वेवलेंथ्स आर एमिटेड एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। क्योंकि सॉलिड्स में एनर्जी लेवल्स की ओवरलैपिंग की वजह से आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पेसिफिक एनर्जीज हैं इन द गिवन ऑर्बिट वो क्या है। जब आप स्पेसिफिक एनर्जी डिफाइन ही नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली जब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगी तो मल्टीपल पॉसिबल वेवलेंथ्स आपको मिलेंगी और आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। जबकि गैसेस में क्या होता है, एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं, सो एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका दूसरे एटम के एनर्जी लेवल पर इन्फ्लुएंस नहीं होता। सो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने अलाउड ऑर्बिट्स में अपनी अपनी स्पेसिफिक एनर्जीज के साथ होंगे। सो जब ये एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और डी एक्साइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशंस में या एटम की डी एक्साइटेशन में आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ्स मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर नेबरिंग एटम की एनर्जीज का इन्फ्लुएंस नहीं है। सो आप कहेंगे इन गैसेस एटम्स आर फार अपार्ट, एटम्स इन गैसेस हैव वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स, इन दीज लेवल्स एनर्जीज आर डिस्क्रीट। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स यही कहती है कि हर इलेक्ट्रॉन की अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक एनर्जी है। इन दीज लेवल्स एनर्जीज आर डिस्क्रीट। व्हेन डी एक्साइटेशंस टेक प्लेस, discrete energies are produced according to the difference of two energy level and line spectrum is observed. Obviously इसमें जो एनर्जी डिफरेंसेस होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको वेवलेंथ मिलेगी, तो आप लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे। जबकि सॉलिड्स में क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जीज हैं वहां पर आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये था आज का फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं अगेन फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लेजर लाइट और ऑर्डिनरी लाइट से रिलेटेड है। इसमें आपसे ये पूछा गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेजर लाइट एंड द लाइट फ्रॉम इनकैंडिसेंट लैम्प। इनकैंडिसेंट लैम्प का मतलब ऑर्डिनरी लाइट ही है। जब आपने लेजर लाइट का टॉपिक पढ़ा तो वहाँ आपने ये ऑब्जर्व किया था कि लेजर लाइट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसमें आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन से लिंक्ड स्टिमुलेटेड एमिशन को स्टडी किया था। जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट है वो स्टिमुलेटेड नहीं बल्कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से एमिट होती है। फिर आपने ये भी पढ़ा कि जो लेज़र लाइट है उसमें जो बीम है वो कोहेरेंट बीम होती है। कोहेरेंट बीम का ये मतलब है कि लेज़र लाइट में मौजूद जो फोटॉन्स हैं उनका जो फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है वो सेम होता है, या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि उन फोटॉन्स का जो फेज डिफरेंस है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है।
आपने ये भी पढ़ा कि लेज़र लाइट बहुत ही इंटेंस बीम होती है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट इतनी इंटेंस नहीं होती। लेज़र लाइट यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रेवल करती है, जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट है, जब आप बल्ब घर में भी ऑन करते हैं तो पूरे कमरे में लाइट फैल जाती है। वो लाइट यूनी डायरेक्शनल नहीं होती, बल्कि मल्टीपल डायरेक्शन में वो लाइट, यानी ऑर्डिनरी लाइट मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है। इसके अलावा आपने पढ़ा कि जो लेज़र लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक है, क्योंकि लेज़र लाइट अगर रेड कलर की है तो उसमें एक रेड वेवलेंथ है, अगर ग्रीन कलर की है तो जस्ट ग्रीन वेवलेंथ है, जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स होती हैं। अगर आप ऑर्डिनरी लाइट को वाइट लाइट भी कहें तो उसमें 7 जो वेवलेंथ्स हैं वो आपको मिलेंगी, जिन्हें आप विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ्स कहते हैं। सो अगर आप डिफरेंसेस लिखें तो आप लिखेंगे कि लेज़र लाइट इज इमिटेड ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन, ऑर्डिनरी लाइट इज इमिटेड ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेज़र लाइट इज कोहेरेंट, जबकि ऑर्डिनरी लाइट में ऑब्वियसली फेज कोहेरेंस नहीं होता, इट इज इनकोहेरेंट। It is monochromatic. Ordinary light is not monochromatic. It consists of multiple wavelengths. Laser light is unidirectional, whereas ordinary light is not unidirectional. It can travel in all directions. Laser light is very intense. It can be used as knives. जबकि जो ordinary light है ये obviously इतनी intense नहीं होती। ये वो differences थे जो laser light और ordinary light में exist करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाई बोहर एक्सटेंड्स क्वांटम थ्योरी टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें आपसे ये पूछा गया कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर को क्वांटम थ्योरी की क्यों हेल्प लेना पड़ी। इससे पहले जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग क्लासिकल थ्योरी यूज हुई और उसमें ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट में मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा और उसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते जीरो हो जाएगी और वो जीरो जैसे ही होगी वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। ये बात अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक्सप्लेन की थी। ये था फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि जब आपने रियल में एटम को ऑब्जर्व किया तो वहां आपको इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हुए नजर आए, लेकिन वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस में फॉल नहीं कर रहा था। और क्लासिकल थ्योरी को अगर हम इम्प्लीमेंट करते तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल करना चाहिए था। सो क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसीलिए बोहर ने फिर क्वांटम थ्योरी की हेल्प ली। क्वांटम थ्योरी में ये कहा गया कि एटम में हर ऑर्बिट पॉसिबल नहीं, ये नहीं पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन हर रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट्स में उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि उसके एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो h/2π का कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। यानी अगर आप 1 लिखेंगे तो इट विल बी फर्स्ट ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π। इसी तरह नेक्स्ट जो ऑर्बिट पॉसिबल होगा वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो n2 के अकॉर्डिंग हो, यानी 2h/2π हो। इन दो वैल्यूज के बीच में जो ऑर्बिट्स बनेंगे वहां इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकेगा। सो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। और फिर दूसरी कंडीशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी की एक स्पेसिफिक यानी एक खास वैल्यू होगी। इलेक्ट्रॉन सिर्फ तब ही एनर्जी रेडिएट करेगा जब वो किसी एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होकर लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा और जिस एक्साइटेड स्टेट से जंप करके वो लो एनर्जी स्टेट में आएगा उसके डिफरेंस को वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एमिट करेगा। En स्टैंड्स फॉर हायर एनर्जी स्टेट एंड Ep स्टैंड्स फॉर लोअर एनर्जी स्टेट। जब क्वांटम ने ये दो पोस्टुलेट्स दी तो उसके बाद जो आपके पास एटम के अंदर स्टेबिलिटी थी उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया, क्योंकि इससे पहले जो क्लासिकल थ्योरी पर हम एक्सप्लेनेशंस देते थे उसके अकॉर्डिंग एटम स्टेबिलिटी ऑब्जर्व नहीं हो रही थी।
और जब क्वांटम थ्योरी को आपने इम्प्लीमेंट किया तो ऑब्वियसली फिर जो डिफरेंट उसमें कन्फ्यूजन्स थी कि एटम स्टेबल कैसे है और उसके अंदर कौन से ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जीज एमिट करते हैं वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग एमिट करते हैं। इन रीजंस की वजह से क्वांटम थ्योरी को यूज किया बोहर ने। सो अब देखते हैं आप क्या लिखेंगे। आप पहले बताएंगे कि रदरफोर्ड मॉडल क्या था। रदरफोर्ड मॉडल जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज किया गया, दैट वाज फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी एंड फाइनली इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस, जो कि ऑब्वियसली रियल में ऑब्जर्व नहीं किया गया था। इट वाज नॉट ऑब्जर्व। अब जब ये चीज जो थ्योरी कहती थी वो ऑब्जर्व नहीं की गई, तो फिर मजबूरन बोहर साहब ने क्वांटम थ्योरी को यूज करके जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे थे उसे एक्सप्लेन किया। In order to explain the stability of the atom, बोहर extended the quantum theory to the structure of the atom, और उसकी ये दो मेन वो postulates थी जिन्होंने stability of atom को explain किया। पहली यही थी, only those orbits are possible for electron in which angular momentum is quantized, और quantization का मतलब है एक specific value का होना, और एंगुलर मोमेंटम की उस स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और फिर ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, वो एनर्जी जब एमिट होती हैं तो वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एमिट होंगी, यानी जिस हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल तक आएगा, उन दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट हो जाएगा। ये वो रीजंस थी जिनकी वजह से बोहर ने क्वांटम थ्योरी को यूज किया और एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि लास्ट यानी 7th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि आप बताएं कि व्हाई हीलियम हैज लार्जर आयोनाइजेशन एनर्जी देन हाइड्रोजन। अब दोनों की जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं उनमें हाइड्रोजन की तो आपने पढ़ी कि हाइड्रोजन एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हीलियम की है वो है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको मालूम ही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली रिमूव कर देना। यानी अगर हाइड्रोजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आपने एटम से कंप्लीटली रिमूव करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर आपने हीलियम में मौजूद किसी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना है तो इस प्रोसेस में आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑब्वियसली हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ग्रेटर है। आपसे पूछा गया कि क्यों ये वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, और इसका आंसर है कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन हैं। जबकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है। हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम के कंपैरेटिवली डबल है, क्योंकि कितने हैं जी? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। जबकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली हीलियम में डबल नंबर एग्जिस्ट करता है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के बीच में जो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी फिर क्या होगी? वो हाइड्रोजन एटम के कंपैरेटिवली डबल होगी। जब अट्रैक्शन डबल होगी तो उस अट्रैक्शन को ओवरकम करके, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके उस अट्रैक्शन से एटम से आपने बाहर निकालना है। तो डबल अट्रैक्शन को जब आपने ओवरकम करना है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करना पड़ेगा। सो हीलियम की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी फिर वो कंपैरेटिवली हाइड्रोजन एटम के ज्यादा होगी। सो पहले तो आप दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जीज को बता दें ताकि पता चल जाए कि दोनों की एनर्जीज की वैल्यूज हैं क्या। फिर इसका आंसर यही है, हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, सो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डबल्ड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। Because of this, more energy is required to remove the electron from ground state. So dear student, ये थे आज के first 7 short question. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे. So till next lecture, अल्लाह हाफिज.